नमस्ते। आज हम शुरू करेंगे पर्यावरण विज्ञान का दूसरा अध्याय जो कि है पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता संरक्षण। जैसा कि हमारा शीर्षक है पारिस्थितिकी तंत्र, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र होते क्या हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में इकोसिस्टम्स कहते हैं। किसी भी क्षेत्र में बहुत सारे अलग अलग तरीके के जीव मिलते हैं और निर्जीव वस्तुएं भी होती हैं, जैसे वायु, धरती, मिट्टी और जीव जंतु, जिसमें मनुष्य भी आते हैं, पेड़ पौधे भी आते हैं और ऐसे भी जीव आते हैं जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। सभी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, एक कारण से नहीं अनेकों कारण से, और इन्हीं इंटरडिपेंडेंस को जब कोई भी एक घटक दूसरे घटक पर या कोई भी एक जीव दूसरे जीव या किसी निर्जीव वस्तु पर निर्भर करता है, उसे हम इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। शॉर्ट में अगर हम कहें तो किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ क्या है? किसी भी क्षेत्र में मिलने वाले जीवित और अजैव या फिर निर्जीव वस्तुओं में जो संबंध होता है, जिस प्रकार से एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, उसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। और हर एक क्षेत्र में अलग अलग तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं और हमारा भारत देश इस विषय में बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि हमारे यहाँ अनेकों तरीके के टेरेन मिलते हैं। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में सागर, पश्चिम में हमारे यहाँ रेगिस्तान है, तो ईस्ट यानी कि पूर्व क्षेत्र जो हमारे भारत का है वो वनों से अति समृद्ध है। तो हमारे यहाँ कुछ ही समय पर, कुछ ही दूरी पर टेरेन बदल जाता है, तो जैव विविधता क्यों नहीं बदलेगी? तो देखिए, भारत में अगर हम बात करें पारिस्थितिकी तंत्र की, तो पारिस्थितिकी तंत्र अलग अलग तरीके के होते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि किस तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र मिलते हैं, जिनमें सबसे पहले है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय यानी जमीन पर मिलने वाले, जिन्हें हम टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम भी नाम देते हैं, जैसे रेगिस्तान, जंगल इत्यादि। ये सब जमीन पर मिलते हैं, इसीलिए इन्हें स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ऐसे ही जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय यानी ये जल से संबंध रखता है, जिसमें मीठा जल और खारा जल दोनों ही आते हैं। जैसे समुद्र में मिलने वाले जीव, नदियों में मिलने वाले जीव, झील, नहर इत्यादि में जो भी जीव पाए जाते हैं वो जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर आते हैं। ऐसे ही मानव प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र, शहरों में मिलने वाले अलग अलग जीव, इसके अलावा जैसे खेत हुआ, खेत में हम खेती करते हैं, पेड़ उगाते हैं, पौधों को लगाते हैं, अलग अलग फसल को उगाते हैं, उनके साथ ही पारिस्थितिकी अपने आप में ही बन जाती है, निर्माण उसका हो जाता है। तो ये कहलाते हैं मानव प्रभावित पारिस्थितिकी तंत्र। एग्जाम्पल, उदाहरण आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे एक नदी या एक झरना, एक नहर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। एक रेगिस्तान स्थलीय यानी टेरेस्टोरियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। ऐसे ही ग्रासलैंड और जंगल भी स्थलीय, ऐसे ही ग्रासलैंड यानी कि घास के मैदान और जंगल स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। अब जो खेत होते हैं या एक्वेरियम्स आपने देखे होंगे, वे मानव प्रभावित इकोसिस्टम्स में आते हैं, और समुद्र में मिलने वाले जो जीव हैं वे जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। अब देखते हैं भारतीय दृष्टिकोण से कि भारत में इनमें से किस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र पाए जाते हैं। तो भारत, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं, जैव विविधता में एक अति समृद्ध देश है और हमारे भारत देश में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स यानी जैव विविधता हॉटस्पॉट्स पाए जाते हैं, जो कि है हिमालय क्षेत्र, जहाँ पर तेंदुआ, हिम तेंदुआ, देवदार के वन इत्यादि पाए जाते हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट, जो भारत के दक्षिण में मिलते हैं और वहाँ पर नीलगिरी तहर और अनेक तरह के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। ऐसे ही सुंदरबन, जो कि बंगाल में पाया जाता है, जिस स्थान पर गंगा समुद्र में मिलती है उस स्थान पर मैंग्रोव के जंगल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, और उस एरिया को वहाँ पर क्योंकि सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, तो उस वन को सुंदरबन कहा जाता है। और वहाँ पर मिलने वाले जीव कौन कौन हैं? हमारे भारत देश का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर
और मैंग्रोव के पेड़ वहाँ पाए जाते हैं। ऐसे ही भारत का पूर्वोत्तर क्षेत्र ये अति समृद्ध है। किन चीज़ों में? लाल पांडा वहाँ मिलता है और ऑर्किड के जंगल, ऑर्किड के पेड़ वहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये थे भारत के पारिस्थितिकी तंत्र। भारत में किस स्थान पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता मिलती है, ये उनके बारे में हमने जाना। अब देखते हैं भारत में पारंपरिक समुदायों की भूमिका। भारत का इतिहास केवल कुछ वर्षों का नहीं बल्कि बहुत सेंचुरीज, शताब्दियों पुराना है और हमारा भारतीय ज्ञान भी बहुत प्राचीन है और इसमें ऐसी बहुत से समुदायों के बारे में जानकारी मिलती है जो हमेशा से प्रकृति के संरक्षण के लिए कार्य करते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण नाम आता है अरुणाचल प्रदेश के आपातानी लोगों का, जो कि देखिए यहाँ पर तस्वीर भी हमने लगाई है, चित्र भी यहाँ पर उनका दिया गया है, जो कि जलवायु संरक्षण के लिए और वर्षा का जो जल है उसको संरक्षित वो करते हैं। वहाँ पर ये लोग बांस की खेती बहुत ज़्यादा करते हैं और उस बांस का प्रयोग अपनी जीवन शैली में, बर्तन बनाने के लिए, घर बनाने के लिए इत्यादि चीज़ों के निर्माण में बांस को बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जो कि सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देता है। और इसी कड़ी में सेम नाम आता है नागालैंड के आगामी समुदायों का, जो कि जलवायु संरक्षण के जल को, वर्षा के जल को संरक्षित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और उनके लिए इनके जीवन की आम बोलचाल की एक काम है, जो कि जल को वो संरक्षित करते हैं। इसके अलावा अपने आसपास के पर्यावरण का भी वे ध्यान रखते हैं। ऐसे ही राजस्थान की बिश्नोई समुदाय, वहाँ पर जो बिश्नोई समुदाय के लोग हैं वो वनों की, वृक्षों की पूजा करते हैं और उनको संरक्षित करने के लिए कार्य करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं संरक्षण की परंपरागत विधियों को। यानी हमारे भारत में इन समुदायों के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें प्रकृति से पूरी तरीके से जोड़ती हैं। जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में पेड़ों की भी पूजा की जाती है। हमारे यहाँ नाग पंचमी जैसे त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली प्रकृति से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं और ये बताते हैं कि प्रकृति से जुड़ना कितना आवश्यक है। जिस चीज़ की हम पूजा करेंगे, ऑब्वियसली बहुत कॉमन सी बात है, उस चीज़ का संरक्षण भी हम करेंगे। इसी कड़ी में नाम आता है सैक्रेड ग्रूव का। सैक्रेड ग्रूव यानी लोग जंगलों को सैक्रेड यानी पवित्र मानते हैं और उनका दोहन नहीं करते बल्कि उनको पूजते हैं, उनके संरक्षण के लिए कार्य करते हैं। ऐसे ही पूर्वोत्तर राज्यों में टोटम पशु यानी हर जाति एक न एक पशु को अपना चिन्ह मानती है और उसका संरक्षण के लिए कार्य करती है। ऐसे ही अनेक लोक कथाएं, जैसे नाग देवता की पूजा से नागों यानी सांपों का संरक्षण किया जाता है। आप सभी को ये ज्ञान होगा कि जब हमारे भारत में किसी की शादी होती है, विवाह होता है या फिर किसी भी घर में एक नवजात शिशु जन्म लेता है तो धारा पूजा, कुआं पूजा इत्यादि परंपराएं हमारे यहाँ होती है। ऐसे ही वन आधारित त्योहार जैसे सुरहुल, कुड़कू और वन महोत्सव नॉर्थ ईस्ट में और हमारे भारत के अलग अलग क्षेत्रों में विख्यात है। अब आइए देखते हैं वर्तमान खतरे और युवाओं की भूमिका को। कहा जाता है कि किसी देश के युवा उसका भविष्य होते हैं और युवाओं की सोच पर निर्भर करता है कि उस देश का भविष्य कैसा है। तो जलवायु संरक्षण में या फिर पर्यावरण के संरक्षण में युवाओं की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है आप समझते होंगे। आपका योगदान हमारे भविष्य को संरक्षित करने में, सुरक्षित करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। सरकारें अलग अलग नीतियां बना सकती हैं, अलग अलग विभाग उनके लिए कार्य कर सकते हैं, वैज्ञानिक नई पद्धति इजाद कर सकते हैं, नए तरीके हमें बता सकते हैं, लेकिन परिवर्तन तभी आता है जब समाज एकत्रित होता है और समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है युवा, जो कि अगर ठान ले तो कोई भी कार्य असंभव नहीं। तो आज के अध्याय में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।